तो अब अपन चौथा फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और जो अपन फोर्थ फाइलम पढ़ रहे हैं इस फाइलम का नाम है प्लेथिहेल्मिन्थ्स। तो अब अपन फोर्थ फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपना चौथा फाइलम है, फोर्थ फाइलम है, इसका नाम है प्लेथिहेल्मिन्थ्स। तो चलो अपन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं प्लेथिहेल्मिन्थ्स के बारे में। प्लेथिहेल्मिन्थ्स, चलो तो प्लेथिहेल्मिन्थ्स पढ़ना अपन स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दे हैव डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। चलो पहले पॉइंट लिख देता हूं और फिर तुम लोगों को समझाता हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, दे हैव डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। They have dorso-ventrally flattened body। चलो इस पॉइंट को समझते हैं अपन। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है जिसको मैंने बोला है डॉर्सो-वेंट्रली। अब ये डॉर्सो-वेंट्रली मतलब क्या होता है, चलो इसके बारे में बताता हूँ। तो तुम लोगों को याद है मैंने जब पढ़ा रहा था इससे पहले, तो मैंने तुम लोगों को इंसानों के थ्रू तीन साइड्स के बारे में बताया था कि अगर तुम लोग मेरे को सामने से देख रहे हो और मेरा ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये सामने वाला पार्ट दिख रहा है, तो इस पार्ट को बोला जाता है वेंट्रल साइड। ये जो सामने वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है वेंट्रल साइड। अगर मैं ऐसा खड़ा हो गया और तुम लोग मेरे को वहां से देख रहे हो तो तुम लोगों को ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट जो हो गया ये हो गया लेटरल साइड। और अगर मैं ऐसा खड़ा हूं और तुम लोग मेरे को उस तरफ से देख रहे हो तो तुम लोग मेरा बैक वाला पार्ट देख रहे हो, पीछे वाला पार्ट देख रहे हो, और ये जो पीछे वाला पार्ट हो गया इसको बोला जाता है डॉर्सल साइड। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के तीन साइड है, वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड और एक और है जिसको बोला जाता है लेटरल साइड। अब ये तीन साइड्स के बारे में मैं अगर बात करूं तो मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है जिसको बोला है डॉर्सो-वेंट्रली। डॉर्सो लिखा है और मैंने लिखा है वेंट्रली। तो डॉर्सो का मतलब होता है डॉर्सल और वेंट्रली का मतलब है वेंट्रल। तो ये जो प्लेथिहेल्मिन्थ्स होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड मतलब आगे से और पीछे से वो फ्लैट होते हैं वो डॉर्सल और वेंट्रल तरफ से फ्लैट होते हैं। इसका मतलब क्या, इसका एग्जांपल बताओ मैं। इसका एग्जांपल है फ्लैट वर्म, इसका एग्जांपल है फ्लैट वर्म इसका एग्जांपल है। देखो जब भी अपन हेल्मिन्थ्स के बारे में पढ़ेंगे, हेल्मिन्थ्स के बारे में जब भी पढ़ा जाता है तो यहाँ पे इलियो के बारे में पढ़ा जाता है, वर्म्स के बारे में पढ़ा जाता है। हेल्मिन्थ्स एनिमल में ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे पर्टिकुलरली वर्म्स के बारे में पढ़ा जाता है। वर्म्स मतलब इलिया के बारे में पढ़ा जाता है। और अगर मैं बात करूं प्लेटी की, तो प्लेटी का मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो वर्म्स अपन पढ़ेंगे ये कैसे वर्म्स होंगे, थोड़े से फ्लैट वर्म्स होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने लिखा है कि ये जो फाइलम है जिसका नाम है प्लेथिहेल्मिन्थ्स, इसमें अपन पर्टिकुलरली फ्लैट वर्म वाले जैसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट अपन ने ये लिखा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं उन ऑर्गेनिज्म की डॉर्सो-वेंट्रली मतलब पीछे से और आगे से फ्लैट बॉडी होंगी। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। अब मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूं तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है जिसको अपन बोल सकते हैं फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म क्या है, तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है। चलो अब अपन थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसका जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एंडोपैरासाइट होते हैं। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। अब मैंने पैरासाइट और एंडोपैरासाइट दोनों का मतलब समझाया। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल मच्छर क्या करता है, तो मच्छर खाना वाना बनाता नहीं है, डायरेक्ट मच्छर क्या करता है, तो इंसान के पास जो बना बनाया खाना है मतलब इंसानों का जो खून है उसको डायरेक्ट आके काटता है और खून चूस के चले जाता है। तो इंसान वो जो मच्छर है, मच्छर क्या है, तो मच्छर एक तरीके का अपन बोल सकते हैं एक पैरासाइट है। वो क्या करता है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो पैरासाइट मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड या नरिशमेंट लेते हैं। अब पैरासाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट। अब दोनों के बारे में बताता हूं मैं तुम लोगों को। एक्टोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के बाहर से नरिशमेंट ले लेते हैं, जैसे मच्छर आया बाहर से, उसने मेरे को काटा और खून लेके चले गया, तो वो हो गया एक्टोपैरासाइट। मतलब उसने मेरे बॉडी से बाहर से मेरे नरिशमेंट ले लिया और लेके चले भी गया, ये हो गया एक्टोपैरासाइट। अब अगर मैं बात करूं एंडोपैरासाइट की, तो एंडोपैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और अंदर पाए जाने के बावजूद वो अपने बॉडी से नरिशमेंट लेते हैं। तो ये जो प्लेथिहेल्मिन्थ्स होते हैं, प्लेथिहेल्मिन्थ्स कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो प्लेथिहेल्मिन्थ्स एंडोपैरासाइट होते हैं। इसका मतलब कि ये बॉडी के अंदर होंगे और बॉडी के अंदर से ही ये बॉडी से नरिशमेंट लेंगे। और इवन पता है कुछ केसेस में ये प्लेथिहेल्मिन्थ्स पता है इंसानों को डिसीज भी कॉज करते हैं, बीमारियां भी कॉज करते हैं। अब मान लो किसी इंसान के पेट के अंदर इल्ली है, तो वो इल्ली हमेशा अगर पेट के अंदर है तो वो क्या करेंगे, उस इंसान के पेट में डिसीज कॉज करेगी।
तो यही है कि ये जो प्लेथी एलिमेंट्स है ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, अंदर रह के ये लोग क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं और इवन ये इंसानों को डिसीज भी कॉज करते हैं। तो अपन इनमें यहां लिख सकते हैं also found in animals including humans। और ये जो वॉर्म्स है, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे फ्लैट वॉर्म, ये फ्लैट वॉर्म इंसान के अंदर भी पाई जाती है, इंसान के पेट में भी पाई जाती है और इंसान के पेट में डिसीज कॉज करती है। तो यहाँ पे अपन ने 3 पॉइंट पढ़ लिया है। अब मैं अगर अगले पॉइंट के बारे में बात करूं और इनकी बात करूं सिमेट्री के बारे में कि इनके बॉडी में किस तरीके की सिमेट्री देखी जाती है, तो ये जो प्लेथी एलिमेंट्स होते हैं इनके बॉडी में बायलैटरल सिमेट्री देखी जाती है। बायलैटरल सिमेट्री देखी जाती है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि इनको अगर अपन एक प्लेन से कट करेंगे, अगर इनकी बॉडी को अपन एक प्लेन से कट करेंगे तो इनकी बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को बायलैटरल सिमेट्री का ये वाला एग्जांपल बताया था, अगर मैं इसको इस प्लेन से कट करूं तो ये हार्ट जो है ये 2 इक्वल शेप में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो प्लेथी एलिमेंट्स होते हैं इनके बॉडी में बायलैटरल सिमेट्री देखी जाती है। अब अगर अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इन लोगों के बॉडी में जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी या फिर जब इनके ये ऑर्गेनिजम्स में जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी तो उसके अंदर 3 जर्म लेयर्स देखे जाएंगे। कौन से 3 जर्म लेयर देखे जाएंगे, तो मैं यहाँ पे 3 जर्म लेयर देख सकता हूँ। एक होगा एंडोडर्म, एक होगा मेसोडर्म और एक हो जाएगा एक्टोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर देखे जाएंगे और क्योंकि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट रहते हैं इसलिए इस टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन लोगों के पास ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब अगले पॉइंट के बारे में मैं बात करूं तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऑर्गेनिज्म असिलोमेट होते हैं। असिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। असिलोमेट का मतलब है कि इनके बॉडी में सिलोम नहीं होता है। सिलोम का मतलब क्या होता है, सिलोम का मतलब मैंने बताया था कि सिलोम का मतलब होता है कैविटी। तो इनके बॉडी में कैविटी नहीं पाई जाती है और क्योंकि इनके बॉडी में कैविटी नहीं पाई जाती है, खाली जगह खाली स्पेस नहीं पाई जाती है, इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को असिलोमेट बोला जाता है। तो ये जो प्लेथी एलिमेंट्स है ये असिलोमेट होते हैं। अब अपन इनकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इन लोगों के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इन लोगों के बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे कि दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे अपन ने अगला पॉइंट देख लिया कि इन लोगों के अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इनके बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। तो अपन ने यहाँ पे कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी देख ली। क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी कि इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होंगी, फ्लैट बॉडी होगी, पीछे आगे दोनों तरफ से फ्लैट बॉडी होंगी। इसका एक एग्जांपल है फ्लैट वॉर्म। ये पैरासाइट होते हैं और पैरासाइट में भी कौन से पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट, मतलब बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और बॉडी के अंदर रह के नरिशमेंट लेते हैं और इवन ये इंसानों के अंदर भी पाए जाते हैं और इंसानों के अंदर डिसीज कॉज करते हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें सीलोम नहीं होता इसलिए असिलोमेट होते हैं और इन लोगों के बॉडी में ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। अब अपन अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो इन लोगों के बॉडी में 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब ये 2 स्ट्रक्चर क्या है तो मैं बताता हूं इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में। एक स्ट्रक्चर को बोला जाता है हुक और एक स्ट्रक्चर को बोला जाता है सकर। अब ये हुक और सकर क्या है तो मैं बताता हूं तुम लोगों को। हुक एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इन लोगों को किसी भी चीज से अटैचमेंट प्रोवाइड करने में मदद करता है। तुम लोगों ने देखा है अपन लोग कई बार जैसे कपड़े होते हैं तो अपने दीवार में हुक लगे हुए होते हैं, हुक पे अपन कपड़े टांगते हैं तब जाके कपड़े वहां पे रहते हैं। उसी तरीके से अगर ये जो वॉर्म्स है, प्लेथी एलिमेंट्स है, ये जो फ्लैट वॉर्म्स है, अगर इनको किसी चीज से अटैच होना है या फिर किसी चीज से जुड़ना है या जाके अटैच होना है तो ये किससे जुड़ेंगे, किससे जाके जुड़ेंगे, ये जाके जुड़ जाएंगे उस चीज से, बट किससे जुड़ेंगे, कौन से स्ट्रक्चर से ये जुड़ेंगे, तो इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बुलाता है हुक। तो ये हुक से जाके उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से जुड़ जाएंगे। और फिर दूसरा स्ट्रक्चर जो इनके पास पाया जाता है उसको बुलाता है सकर। सकर क्या होता है तो सकर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे, जैसे खून चूसने वाली इल्ली देखी होंगी तुम लोगों ने, जिसको ब्लड सकिंग लीच बोला जाता है। ब्लड सकिंग लीच पता है क्या होते हैं, ब्लड सकिंग लीच के पास सकर्स होते हैं, तो वो आती है और एकदम से चिपक जाती है बॉडी में। जैसे वो बॉडी में चिपक गई तो उनके सकर्स क्या करते हैं, फटाफट खून चूसने लग जाते हैं, ब्लड चूसने लग जाते हैं। तो क्या लिख दूंगा मैं, इनका नेक्स्ट पॉइंट लिख दूंगा कि हुक एंड सकर्स, हुक्स एंड सकर्स are present in the parasitic form,
पैरासाइटिक फॉर्म। तो इनके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो इनके पास दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रक्चर को बुलाता है हुक और एक स्ट्रक्चर को बुलाता है सकर। हुक इनको किसी भी चीज से अटैच होने में मदद करता है और सकर इन लोगों को पर्टिकुलरली नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए या फिर किसी चीज को या न्यूट्रिएंट को या फिर नरिशमेंट करने के लिए इन लोगों को सकर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अपन ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली है प्लेथी की। चलो तो अब मैं इनके अगर अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इन लोगों के पास एक स्पेशल सेल होता है जिसको बुलाता है फ्लेम सेल। अब इस फ्लेम सेल का काम क्या है? तो ये फ्लेम सेल जो होता है ये इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, बॉडी से वेस्ट रिलीज करने में मदद करता है और इवन ये जो फ्लेम सेल है ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? तो ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपने बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या प्रेजेंट है? अपने पास एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। मैंने मान लो पानी ज्यादा पी लिया, अब वो पानी मेरे बॉडी में ज्यादा हो गया तो मेरे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा? वो जो पानी मेरे काम करनी है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलीज कर देगा। तो मेरे पास बॉडी में फ्लूइड मेंटेन करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसी तरीके से इन लोगों के पास, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पास एक स्पेशल सेल है जिसको बुलाता है फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, मतलब बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन करने में मदद करता है और इवन ये मदद करता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स को एक्सक्रिएशन में। तो चलो अपन अगला पॉइंट देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि इन लोगों के पास एक स्पेशल सेल होता है, ये इनका स्पेशल सेल, और स्पेशल सेल का नाम है फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल क्या करने में मदद करता है? तो इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो ये क्या क्या चीजों में मदद करता है? तो ये इनके बॉडी में फ्लूइड्स को मेंटेन करने में मदद करता है और इवन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया अपना अगला पॉइंट। अब अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो इनके अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जब भी अपन रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, तो इन लोगों के सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब ये बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर अपन इनको बोल सकते हैं ये हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख दूंगा कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस जो है ये सेपरेट नहीं होते हैं। सेक्सेस जो होते हैं ये सेपरेट नहीं होते। इसका मतलब क्या? ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है या फिर इनको अपन बोल सकते हैं ये हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसका मतलब ये है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। इसका मतलब ये है कि एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गमेट भी बना सकता है और फीमेल गमेट भी बना सकता है। तो अगर मैं बात करूं प्लेटीहेल्मिन्थ्स की, जिसे अपन फ्लैटवर्म बोलते हैं, तो इन लोगों के अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। मतलब देखो, सेक्सेस का सेपरेट होना मतलब पता है क्या? कि सेक्सेस का सेपरेट होने का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो वो अगर मेल सेक्स ऑर्गन जिसके पास प्रेजेंट है उसको मेल बोल दिया और जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको अंदर अपन ने फीमेल बोल दिया। पर ऐसा नहीं होता है, इन लोगों के सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, ये बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। चलो अब अपन अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन देखा जाता है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गमेट आपस में फ्यूजन करते हैं और बॉडी के अंदर ही जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, बट इनमें जो डेवलपमेंट देखा जाता है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनमें जो डेवलपमेंट देखा जाता है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसका मतलब वो जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट से आगे चल के जो एम्ब्रियो बनेगा ये इनके बॉडी में नहीं बनेगा, ये इनके बॉडी के बाहर बनेगा। चलो तो ये हो गया अपना एक अगला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी एक और प्रॉपर्टी बताता हूं। कुछ प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऐसे हैं जिनके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये हाई रीजनरेशन कैपेसिटी क्या है? तो तुम लोगों ने शायद 10th में या फिर 9th में तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसको बुलाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट हो गया, जैसे मान लो कोई बॉडी है, जैसे मेरी ये उंगली है, मान लो मेरी ये उंगली रीजनरेट हो सकती है, तो मैंने क्या किया, मैंने उंगली को काट दिया। काटने के बाद मेरे को पता चला मेरी उंगली फिर से उग गई, इसका मतलब क्या, मेरी उंगली फिर से रीजनरेट हो गई। ऐसा इंसानों में नहीं होता है, बट ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखा जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स की मान लो अगर कोई बॉडी कट गई, कैसी एक्सीडेंटली कट गई या फिर कुछ हो गया, तो क्या होगा, अगर उनकी बॉडी कट गई तो उनका एक एक पार्ट केपेबल होता है एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसी प्रॉपर्टी को बुलाता है रीजनरेशन। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे। अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि some members
some members possesses high regeneration capacity, high regeneration capacity। तो कुछ कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। जैसे पता है कुछ कुछ, जैसे इसका एग्जांपल की बात करूं मैं, तो इसका एक एग्जांपल है प्लानेरिया। प्लानेरिया इसका एग्जांपल है, प्लानेरिया। प्लानेरिया एक ऐसा एग्जांपल है जिनकी बॉडी को अगर अपन ने कट कर दिया अलग अलग पीसेस में, तो एक एक पीस केपेबल होता है एक नया प्लानेरिया को बनाने के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रीजनरेशन। तो चलो अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, तो इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके बस अपने को एग्जांपल्स पढ़ना है। अब इनके क्या क्या एग्जांपल है, तो एक एग्जांपल है टेनिया, टेनिया इनका एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल है फैसियोला, फैसियोला। टेनिया जो है ये साइंटिफिक नेम है, फैसियोला ये जो है ये साइंटिफिक नेम है, इनके कॉमन नेम है। टेनिया को बोला जाता है टैपवॉर्म, टैपवॉर्म, और फैसियोला को बोला जाता है लीवर फ्लक, लीवर फ्लक। ये अपने लीवर में भी पाए जाते हैं। तो चलो अपन ने यहाँ पे प्लेथी एलिमेंट्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ लिए और प्लेथी एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल पढ़े। एक एग्जांपल है टेनिया, ये साइंटिफिक नेम है और इसका कॉमन नेम है टैपवॉर्म, और दूसरा एग्जांपल है फैसियोला, और ये फैसियोला जो है ये भी साइंटिफिक नेम है और इसका कॉमन नाम है लिवर फ्लक। ये इंसानों के अंदर पाए जाते हैं, इंसानों के लिवर में डिसीज कॉज करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एनिमल किंगडम का एक और फाइलम कंप्लीट कर लिया है, और इस फाइलम का नाम है प्लेथी एलिमेंट्स, जिसमें अक्सर अपन क्या देखने वाले हैं, तो अक्सर अपन फ्लैट बॉम्ब्स के बारे में देखने वाले हैं। तो अब अपन फिफ्थ फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और इस फाइलम का नाम है एसके हेलमेंट्स। चलो तो अपन लोग अभी यहाँ पे अगला फाइलम पढ़ना चालू करेंगे। ये 5वां फाइलम है और इस फाइलम का नाम है एसके हेलमेंट्स, इसका नाम है एसके हेलमेंट्स। देखो अगर इस फाइलम के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, अपन ने हेलमेंट्स लिखा है, बस हेलमेंट्स के सामने एसके हेलमेंट्स लिखा है। तो हेलमेंट्स लिखा है इसका मतलब क्या, अपन यहाँ पे भी किसके बारे में बात करने वाले हैं, वॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। बट ये जो वॉर्म के बारे में अपन बात करेंगे ये थोड़े से अलग वॉर्म होंगे। तो चलो अपन एसके हेलमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इनकी जो बॉडी होती है, ये बॉडी जो होती है सर्कुलर होती है, इनका क्रॉस सेक्शन जो होता है सर्कुलर होता है। मतलब देखो तुम लोगों ने जो प्लेथी एलिमेंट्स पढ़ा था उनमें क्या देखा अपन ने, उनमें अपन ने देखा कि वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं मतलब एकदम पतले से। तुम लोगों ने पेपर देखा है, पेपर वो फ्लैट होता है पतला सा, बट उसी पेपर को अगर मैं रोल कर दूं और पाइप जैसा बना दूं तो वो कैसा बन जाएगा, राउंड बन जाएगा। और जब वो राउंड बन जाएगा तो वो बन जाएगा एसके एलिमेंट। अगर फ्लैट पेपर है, मेरे पास एक फ्लैट, जैसे ये पेपर है, ये मेरा एक फ्लैट पेपर है, तो इसको बोल दूंगा ये फ्लैट वॉर्म है। बट अगर मैंने इस फ्लैट पेपर को ऐसा गोल गोल घुमा के इसका एक पाइप बना दिया तो वो पाइप क्या हो जाएगा, वो पाइप हो जाएगा मेरा एसके एलिमेंट, मतलब वो हो जाएगा मेरा राउंड वॉर्म। तो तुम लोग यहाँ पे एसके एलिमेंट में पढ़ने वाले हो वॉर्म के बारे में, बट कौन से वॉर्म के बारे में, राउंड वॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी में एसके एलिमेंट में लिखूंगा कि इनकी जो बॉडी होती है ये कैसी बॉडी होती है, सर्कुलर बॉडी होती है। इनका जो अपन बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन होता है ये सर्कुलर होता है, कि अगर अपन इनको बीच से काटेंगे और फिर देखेंगे तो ऐसा सर्कुलर दिखेगा, ये सर्कल दिखेगा ये। चलो तो अपन फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे कि बॉडी इनकी कैसी है, तो इनकी बॉडी है सर्कुलर, सर्कुलर बॉडी है। चलो तो इनकी बॉडी सर्कुलर है, फर्स्ट पॉइंट मेरे को पता चल गया। सेकंड पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है राउंड वॉर्म। तुम लोगों ने प्लेथी एलिमेंट्स का एक एग्जांपल पढ़ा था जिसको अपन बोलते हैं फ्लैट वॉर्म, उसी तरीके से एसके एलिमेंट का एक एग्जांपल होता है जिसको बोला जाता है राउंड वॉर्म। तो इनका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको बोला जाता है राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म इनका एक एग्जांपल है। अब अगर मैं अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फ्रीली लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मतलब ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते, फ्रीली लिव करते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें से कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म पानी में पाए जाते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये है कि जमीन पे पाए जाते हैं। और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म तो पैरासाइट होते हैं, जो प्लांट पे पैरासाइट हो सकते हैं या फिर एनिमल पे पैरासाइट हो सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूं तो थर्ड पॉइंट में अपन ने क्या लिखा है, तो अपन ने थर्ड पॉइंट में बताया है कि ये एसके एलिमेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो कुछ कुछ एसके एलिमेंट फ्रीली लिविंग हो सकते हैं, मतलब खुद से रह सकते हो। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म एसके एलिमेंट ऐसे होंगे एक्वाटिक होंगे, पानी में पाए जाएंगे।
कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट टेरेस्ट्रियल होंगे, जमीन पे पाए जाएंगे, और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होंगे। पैरासाइट मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे, और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे? प्लांट्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं या फिर वो डिपेंड कर सकते हैं एनिमल्स पे। चलो, तो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। अब अगर मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूं तो इन लोगों के, अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो इन लोगों का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये ऑर्गन सिस्टम होता है, मतलब इन लोगों के पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रहता है। तो चलो अपन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि इन लोगों के पास दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन लोगों की बॉडी में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो इन लोगों के बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इन लोगों के पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रहता है। अब अपन इनका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं इनके सिमेट्री की, तो इन लोग कैसे होते हैं? ये होते हैं बायलैटरली सिमेट्री। इन लोगों के पास बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिमेट्रिकल, ये कैसे होते हैं? ये बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। अब ये बायलैट्रिकल सिमेट्री क्या है? तो बायलैट्रिकल सिमेट्री का मतलब ये है कि इनके ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी को अपन एक प्लेन से कट करें तो इनके बॉडी के दो इक्वल हाफ हो सकते हैं। इल्ली को देखो, इल्ली अगर ऐसी एक इल्ली मान लो, अगर ऐसी इल्ली है, अगर ये इस तरीके की कोई इल्ली है तो मैं इसको ऐसा कट कर दूंगा, ऐसा अगर मैं कट कर दूं इसको तो क्या होगा? इसके दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, और इस टाइप के सिमेट्री को बोला जाता है बायलैटरल सिमेट्री। तो इनके बॉडी में बायलैटरल सिमेट्री देखी जाती है। अब अगर मैं इनके अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इन लोगों के बॉडी में ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इन लोगों के जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होते हैं तो उसमें 3 जर्म लेयर देखे जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलो अगले पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं, 7 पॉइंट अपन देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं इन लोगों के सिलोम की, तो इन लोगों में जो सिलोम देखा जाता है ये सूडोसिलोमेट होते हैं। ये कैसे होते हैं? सूडोसिलोमेट होते हैं, सूडोसिलोमेट। अब ये सूडोसिलोमेट मतलब क्या है? तो चलो मैं तुम लोगों को बताता हूं। देखो, सिलोम का मतलब क्या है कि बॉडी में कैविटी प्रेजेंट रहेंगी, और ये कैविटी किससे लाइन रहेंगी? ये कैविटी मेसोडर्म से लाइन रहेंगी। सूडोसिलोमेट कैसी कंडीशन होती है? तो सूडोसिलोमेट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें देखो बाहर की लेयर होंगी, तो ये हो गई बाहर की लेयर, जिसको अपन बोलेंगे बाहर की लेयर को अपन बोल देंगे कि ये क्या हो गई? एक्टोडर्म हो गई। फिर इसके बाद मिडल लेयर नहीं होंगी, इसके बदले पाउचेस प्रेजेंट रहेंगे मेसोडर्म के, और ये जो पाउचेस प्रेजेंट है मेसोडर्म के, इसको अपन बोल देंगे मेसोडर्म। और फिर इसके बाद अंदर की लेयर प्रेजेंट रहेगी जिसको अपन बोल देंगे एंडोडर्म। तो क्या होता है? ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लोग सूडोसिलोमेट होते हैं। सूडोसिलोमेट का मतलब ये है कि इन लोगों के पास मेसोडर्म कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होंगी, मेसोडर्म के बदले इनके पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, मतलब पाउच लाइक मेसोडर्म प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हो गई इनकी 7वीं प्रॉपर्टी। अब अगर मैं इनकी 8वीं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इन लोगों के पास एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल होता है। अब तुम लोगों को पहले एक एलिमेंट्री कैनल के बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं इंसानों के बारे में बात करूं तो इंसान खाना कहां से खाते हैं? माउथ से खाते हैं। और वेस्ट कहां से रिलीज करते हैं? तो वेस्ट रिलीज करते हैं एनस से। तो माउथ से लेके एनस तक के जितना भी जो अपना खाने का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, क्या क्या है? माउथ है, फिर माउथ के बाद ईसोफेगस है जिसको अपन फूड पाइप बोलते हैं, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और लास्ट में एनस है। तो माउथ से लेके एनस तक के जितने भी डाइजेस्टिव पार्ट में जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं, इन पूरे स्ट्रक्चर को मिला के एलिमेंट्री कैनल बोला जाता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इन लोगों के फाइलम की, अगर इस फाइलम की बात करूं मैं एस्के एलिमेंट्स की, तो इन लोगों के पास एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल पाया जाता है, और इवन इनके पास फेरेंक्स भी पाया जाता है। तो यहाँ पे मैं अगला पॉइंट लिख दूंगा कि दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल। इन लोगों के पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल है। इसका मतलब कि देखो इंसानों को से रिलेटेड अपन सारी चीज समझ सकते हैं, क्योंकि अपन खुद इंसान है, अपने को अपने बारे में पूरी चीज पता है। तो अगर अपन अपने आप को कंपेयर करें इन ऑर्गेनिज्म से तो अपन समझ सकते हैं। जैसे खाना कहां से खा रहे हैं? अपन माउथ से खा रहे हैं, और वेस्ट रिलीज कहां से कर रहे हैं? तो एनस से रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो माउथ से लेके एनस के बीच का जो पैसेज है, जिसमें बहुत सारी चीज आती है, क्या क्या चीज आती है? तो ईसोफेगस आता है जिसको अपन फूड पाइप बोलते हैं, फिर स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, फिर रेक्टम आता है और फिर लास्ट में आता है एनस। तो ये माउथ से लेके एनस तक के जो डाइजेस्टिव पैसेज का जो पैसेज होता है, इस पैसेज को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनल। और ये जो
फाइलम है जिसका नाम है एस्केलमेन। इस फाइलम में एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल है, मतलब ये सारी चीज इसमें प्रेजेंट होंगी। तो अब अगर मैं बात करूं एस्केलमेंट्स की एक्सक्रिएशन की, कि ये किस तरीके से बॉडी के वेस्ट को बाहर रिलीज करते हैं, तो इन लोगों के पास एक ट्यूब पाया जाता है जिसको बोला जाता है एक्सक्रिएशन ट्यूब, जो इनके बॉडी के अंदर रहता है। और जैसे मान लो ये एक वॉर्म है, ये वॉर्म है और ये इनका मान लो एक्सक्रिएशन ट्यूब है, तो ये एक्सक्रिएशन ट्यूब क्या करेगा, ये एक्सक्रिएशन ट्यूब इनके बॉडी से वेस्ट को बाहर रिलीज करेगा। कैसे रिलीज करेगा, तो यहाँ पे एक प्रेजेंट रहेगा, एक पोर प्रेजेंट रहेगा जिसको बोला जाएगा एक्सक्रिएशन पोर, और इस पोर के थ्रू ये लोग क्या करेंगे, बॉडी से वेस्ट को रिलीज कर देंगे। तो ये जो अगला पॉइंट मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि ये जो एस्केलमेंट्स होते हैं इन लोगों के पास एक्सक्रिएशन के लिए, एक्सक्रिएशन का मतलब होता है बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना, बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने के लिए एक ट्यूब पाया जाता है जिसको बुलाया जाता है एक्सक्रिएशन ट्यूब। और ये जो ट्यूब होता है, इस ट्यूब के एंड पे, मतलब ये जहां पे ये ट्यूब खत्म होता है वहां पे एक पोर प्रेजेंट रहता है, एक गड्ढा प्रेजेंट रहता है जिसको बुलाया जाता है एक्सक्रिएशन पोर। ये इस एक्सक्रिएशन पोर के हेल्प से बॉडी का वेस्ट बाहर रिलीज कर देते हैं। तो अपन अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, अपना अगला पॉइंट ये है कि दे हैव एक्सक्रिएशन ट्यूब, दे हैव एक्सक्रिएशन ट्यूब, एक्सक्रिएशन ट्यूब which removes body waste from the body cavity, body waste from body cavity through an excretory pore। तो क्या बताया मैं यहाँ पे जो पॉइंट बताया, ये पॉइंट ये है कि इनके बॉडी में, ये जो ऑर्गेनिज्म है एस्केलमेंट्स, इनके बॉडी में एक ट्यूब पाए जाएंगे जिसको अपन बोलेंगे एक्सक्रेटरी ट्यूब। ये एक्सक्रेटरी ट्यूब का काम क्या है, तो एक्सक्रेटरी ट्यूब का काम ये है कि ये ट्यूब इनको क्या करेंगे, इनके बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो वेस्ट कलेक्ट करेगा और इस बॉडी को, वो जो वेस्ट है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देगा। अब बॉडी से बाहर उस वेस्ट को कैसे निकालेगा, तो इनके पास एक पोर प्रेजेंट रहता है जिसको बुलाते हैं एक्सक्रेटरी पोर। इस एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू ये लोग वो वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इनके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर यहाँ पे अपन बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो ये ऑर्गेनिजम्स में भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉरी, इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब इनमें मेल ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और फीमेल ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एस्केलमेंट, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास मेल गमेट पाया जाएगा या फिर मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, और फीमेल ऑर्गेनिज्म है तो उनके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन रहेगा और फीमेल गमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे अपन अगला कि सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब इनके सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल ऑर्गेनिज्म के पास मेल सेक्स, फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास फीमेल सेक्स, मेल ऑर्गेनिज्म मेल गमेट बनाएगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म फीमेल गमेट बनाएगा। चलो अब अपन अगले प्रॉपर्टी के बारे में अगर अपन ध्यान दें, तो इन लोगों की सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मान लो मेरे पास अब वॉर्म है, मेरे पास मान लो दो वॉर्म है, एक वॉर्म ऐसी वॉर्म है, एक ये वाली वॉर्म हो गई और एक ये ऐसी वॉर्म है, तो ये मेरे पास दो वॉर्म है। अब तुम लोग देख रहे होंगे तो तुम लोगों को एक वॉर्म छोटी दिख रही है और एक वॉर्म बड़ी दिख रही है, एक इल्ली छोटी दिख रही है और एक इल्ली बड़ी दिख रही है। अब ये बड़ी छोटी दिख रही है तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है इनका जो बहुत इजीली अपने को समझ में आ सकता है कि अपन वॉर्म को देख के बता सकते हैं कि इनमें से मेल वॉर्म कौन सा है और फीमेल वॉर्म कौन सा है। अगर ये वॉर्म छोटा है और इसके साथ कोई दूसरा वॉर्म है जो बड़ा है, तो मैं बता सकता हूं कि जो बड़ा वॉर्म है ये एक फीमेल वॉर्म है और जो छोटा वॉर्म है वो कैसा है, मेल वॉर्म है। इसका मतलब ये कि अगर मैं बात करूं एसके एलिमेंट्स की, तो एसके एलिमेंट्स में जो मेल वॉर्म होता है वो छोटा होता है और जो फीमेल वॉर्म होता है उसका साइज बड़ा होता है। मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ फीमेल वॉर्म का बड़ा होगा और मेल वॉर्म का छोटा होगा। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो फीमेल्स जो होती है वो मेल्स से ज्यादा लॉन्ग होती है। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया, ये हो गया मेल ऑर्गेनिज्म, और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया, ये ऑर्गेनिज्म हो गया फीमेल ऑर्गेनिज्म। अब देखो तुम लोगों को, अगर मान लो मैंने तुम्हारे सामने दो वॉर्म रख दिए, दो इसके एलिमेंट्स रख दिया, एक वॉर्म छोटा दिख रहा है और एक वॉर्म बहुत बड़ा दिख रहा है, तो तुम लोग इजीली बता सकते हो कि वो जो छोटा वॉर्म दिख रहा है, तुम लोग बोल देंगे वो जो छोटा वॉर्म दिख रहा है वो एक मेल वॉर्म है, और जो बड़ा वॉर्म दिख रहा है उसको क्या बोल देंगे तुम लोग, कि जो बड़ा वॉर्म दिख रहा है उसको अपन बोल देंगे कि वो फीमेल वॉर्म है। कैसे पता चला, तो मेरे को पता है इनकी एक प्रॉपर्टी कि इनमें जो मेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जो फीमेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। चलो अगले प्रॉपर्टी के बारे में अगर अपन बात करें, तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है इनके अंदर, मतलब बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गमेट आपस में फ्यूजन करेंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। और अगर मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो इनके अंदर दोनों टाइप के डेवलपमेंट देखे जा सकते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखा जा सकता है। तो इन ऑर्गेनिज्म की एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गमेट बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। कुछ कुछ केसेस में इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब एक डायरेक्ट एक न्यू एक वर्म की फॉर्मेशन हो गई, या फिर कुछ कुछ केसेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, पहले लार्वा बनता है और फिर जाके वर्म की फॉर्मेशन होती है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके एग्जांपल्स की अपन बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स अगर अपन देख लेते हैं, इनके एग्जांपल्स है, एक है एस्कैरिस। एस्कैरिस एक एग्जांपल है जिसको राउंड वर्म बोला जाता है। राउंड वर्म को साइंटिफिक नेम है, राउंड वर्म का साइंटिफिक नेम है एस्कैरिस। फिर अगर दूसरे एग्जांपल के बारे में मैं बात करूं तो इनका सेकंड एग्जांपल है वाउचेरिया। वाउचेरिया इनका सेकंड एग्जांपल है। और वाउचेरिया को कॉमनली इनको फिलैरियल वर्म बोला जाता है, फिलैरियल वर्म कहा जाता है। और थर्ड एग्जांपल के बारे में मैं अगर बात करूं तो एक है इनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा एनसाइलोस्टोमा, और इसका जो कॉमन नेम है इसको बुलाता है हुक वर्म। तो अपन लोगों ने यहाँ पे पांचवा फाइलम पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। इस फाइलम का नाम है एस्के हेलमेंट्स, जिसमें वर्म्स के बारे में पढ़ा जाता है, बट ये राउंड वर्म्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो इनका एक एग्जांपल है राउंड वर्म। राउंड वर्म का कॉमन नेम है एस्कैरिस। फिर एक वर्म है जिसको बोला जाता है फिलैरियल वर्म। फिलैरियल वर्म का साइंटिफिक नेम है वाउचेरिया। राउंड वर्म का साइंटिफिक नेम है एस्कैरिस। फिलैरियल वर्म का साइंटिफिक नेम है वाउचेरिया। और हुक वर्म का साइंटिफिक नेम है एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा। तो यहाँ पे अपन ने फिफ्थ फाइलम कंप्लीट कर लिया है और इस फाइलम का नाम है एस्के हेलमेंट्स।